2 अक्टूबर तारीख के महत्व को हम जानते हैं, लेकिन इस तारीख के साथ अगर मैं 2 नामों को और जोड़ दूं तो इस तारीख का महत्व पहले से दुगना हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं लाल बहादुर शास्त्री के साथ साथ कुमारस्वामी कामराज की। बात है सन 1962 की, जब शास्त्री देश के गृह मंत्री थे और तभी चीन देश की सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ा था। उस दौरान भारत का नेतृत्व करते हुए ईरान के शाह ने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा, तुम्हें इस युद्ध में भारत का साथ देना चाहिए। लेकिन जवाब में अयूब खान ने बस यही कहा, हम इस मौके का फायदा नहीं उठा रहे हैं, यही बड़ी बात है। भारत हमारे इस रवैये को दोस्ताना समझे। लड़ाई खत्म होने के बाद शास्त्री ने ईरान के शाह के पत्र का जिक्र करते हुए कहा, अगर पाकिस्तान हमारा साथ देता और उसने भी अपने हिंदुस्तानी भाइयों के साथ खून बहाया होता, तो अगर वे आज कश्मीर भी मांगते तो हमारे लिए ना करना मुश्किल हो जाता। पाकिस्तान भारत के विश्वास पर कभी खरा उतरा ही नहीं और यही वजह रही कि दोनों देशों के रिश्तों में बनी दरार कभी भर ही नहीं पाई। ये वाकया अभी भारत चीन युद्ध के बाद का है। हार से आहत नेहरू कैबिनेट मंत्रियों की आलोचनाओं से आहत महसूस कर रहे थे। तब कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने सुझाव दिया, उन्हें कई मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्रियों से इस्तीफा लेना चाहिए और इन नेताओं को पार्टी की मजबूती के लिए काम करना चाहिए। नेहरू को यह बात जम गई। उस दौरान 2 मुख्य आलोचकों मोरारजी देसाई और जगजीवन राम के साथ लाल बहादुर शास्त्री को भी कैबिनेट से हटाकर पार्टी के काम में लगा दिया गया। हालांकि शास्त्री को यह बात थोड़ी चुभी हुई, लेकिन उन्होंने खुद को तसल्ली देते हुए सिर्फ यही सोचा कि यह नेहरू और कामराज की कोई बड़ी मजबूरी रही होगी। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर बताते हैं, इसके बाद जब वो शास्त्री से मिलने उनके घर पहुंचे तो उनके घर में अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ ड्राइंग रूम में लाइटें जल रही थी। नैयर ने उनके पास जाकर पूछा, बाहर रोशनी क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि अब बिजली का बिल उन्हें खुद देना पड़ेगा और वह अब ज़्यादा खर्चा उठा नहीं सकते। ये शास्त्री की सादगी और ईमानदारी ही थी कि उन्होंने हमेशा राजनीति को स्वार्थ से अलग रख केवल जनता की सेवा भाव तक ही सीमित रखा था। उनकी ऐसी ही एक सादगी का उदाहरण उन दिनों एक रेलवे फाटक पर दिखता है। नैयर बताते हैं, तब शास्त्री कुतुब में एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। उस जगह जहां आज एम्स अस्पताल है, वहां उनकी गाड़ी को रेलवे फाटक के पास रुकना पड़ा। उन्होंने देखा वहां कुछ दूरी पर गन्ने के रस की दुकान है। शास्त्री ने नैयर से कहा, क्यों ना फाटक खुलने तक गन्ने के रस का एक गिलास पी लिया जाए। वे कुछ कहते, इतने में शास्त्री कार से नीचे उतरे और गन्ने का रस पीने लगे। दिलचस्प बात यह है, उन दिनों उन्हें किसी ने पहचाना भी नहीं। शास्त्री ने पैसे चुकाए और वापस गाड़ी में बैठ गए। एक गृह मंत्री जो छान से बनी एक गन्ने की दुकान पर आता है और बिना हाइजीनिक की चिंता किए आम आदमी की तरह जूस का लुत्फ उठाता है, वही गृह मंत्री जो बाद में प्रधानमंत्री पद का कार्यभार भी संभालता है और इसमें भूमिका रहती है तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष और ओडगार्ड नाम से विख्यात के कामराज की। नेता जो तकरीबन 15 साल तमिलनाडु का बतौर मुख्यमंत्री रहा। वह नेता जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन राजनीति पर उसकी ऐसी पकड़ थी कि वह हर सांसद और मुख्यमंत्री की गतिविधियों से हमेशा वाकिफ रहा करता था। कामराज प्लेन के बाद नेहरू ने के कामराज को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया और फिर 1964 में उनके देहांत के बाद सवाल खड़ा हुआ, नेहरू के बाद कौन? जाहिर है नेहरू चाहते थे कि उनके बाद उनकी बेटी सत्ता संभाले, लेकिन अनुभवहीन और अपने पिता की मौत से आहत इंदिरा के लिए सब आसान नहीं था। इसलिए उत्तराधिकारी के रूप में अब 2 बड़े नाम सामने आए, पहला मोरारजी देसाई और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री। कामराज मोरारजी के अनुभवी और तीखे तेवरों से परिचित थे और उन्हें एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो कांग्रेस अध्यक्ष और दूसरे कद्दावर राजनेताओं की सलाह मशविरा से अहम फैसला ले। जाहिर था ये सभी गुण लाल बहादुर शास्त्री में मौजूद थे। शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन 11 जनवरी सन 1966 में तत्कालीन सोवियत संघ के ताशकंद में उनकी हार्ट अटैक के चलते मौत हो जाती है। अब के कामराज को प्रधानमंत्री पद की नियुक्ति फिर एक बार करनी थी और दावेदार थे इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई। कामराज चाहते थे इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाया जाए, लेकिन मोरारजी नहीं माने। वे वोटिंग पर अड़िग रहे। वोटिंग होती है, मोरारजी देसाई को मिलते हैं 144 वोट और इंदिरा को मिलते हैं 354 वोट। दिलचस्प बात यह है कि कामराज ने 351 पहले ही एक कागज पर लिख लिया था। यह अंदाजा सटीक बैठा। एक शिक्षाहीन और अनुभवी पॉलिटिशियन की यही एक टैक्टिल थी जिसके जरिए उन्होंने हर एक सांसद और मुख्यमंत्री पर अपनी पकड़ बनाकर रखी थी।
के कामराज सियासत के वे अनुभवी नुमाइंदे थे जिसने नेहरू के बाद कांग्रेस को फिर एक बार रोका, और जब देश सोच रहा था कि नेहरू के बाद शायद अब पाकिस्तान की तरह भारत में भी सैन्य शासन हो सकता है, तब के कामराज ही वह नाम था जिनकी युक्तियों ने कांग्रेस को संभाला, जिनके जरिए पहले तो शास्त्री और बाद में इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर वो बात दूसरी है कि गूंगी गुड़िया कहे जाने वाली इंदिरा ने मदमाते हुए कामराज के विश्वास को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। एक समय था जब के कामराज ही कांग्रेस हुआ करती थी और उन्हीं के जरिए पार्टी के सभी फैसले लिए जाते थे। कामराज भले ही सत्ता को लेकर गंभीर रहे हो, मगर उन्होंने कभी भी उसमें निजी फायदा नहीं देखा। जब कर्नाटक मुख्यमंत्री अतुल्य घोष ने उनसे कहा प्रधानमंत्री आपको बनना चाहिए, तो कामराज का जवाब था उन्हें ना तो हिंदी ढंग से आती है और ना ही इंग्लिश, ऐसे में उनका प्रधानमंत्री बनना राष्ट्र के लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी कामराज को इस बात का इल्हाम था कि उनकी भागीदारी कांग्रेस में सर्वोपरि रहेगी, तभी कांग्रेस चल सकेगी, और यकीनन इसलिए ही उन्होंने पहले तो शास्त्री और बाद में इंदिरा को खड़ा किया। इंदिरा ने कामराज को दरकिनार किया। 1969 में कांग्रेस स्प्लिट हुई और इस तरह कामराज की कांग्रेस से पकड़ छूटती चली गई। सन 1975 के 2 अक्टूबर को के कामराज का हार्ट अटैक के चलते देहांत हो गया। एक बच्चा जो आर्थिक तंगी के कारण स्कूल ना जा सका, पढ़ाई ना कर सका, लेकिन उसका ख्वाब था देश का बच्चा बच्चा पढ़े, उसे पोषण आहार मिले, उसे स्कूल यूनिफॉर्म मिले, उसे शिक्षा का हर अधिकार मिले। एक मुख्यमंत्री जिसने तमिलनाडु के हर घर में लाइटों की व्यवस्था की, सुलभ यातायात के लिए सड़कों का निर्माण कराया, एक अध्यक्ष जिसने कांग्रेस की शाख को बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत की और एक गार्जियन की तरह पार्टी और देश का ख्याल रखा। जब बात मिड डे मील की होगी, शास्त्री या इंदिरा की होगी, सिंडिकेट की होगी या फिर 2 अक्टूबर की होगी, तब के कामराज का नाम खुद ब खुद 2 अक्टूबर के दिन नत्थी हो जाएगा।